अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 टॉपिक नंबर 6 रोल ऑफ एटीपी द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Life of living organisms is possible only if constant supply of energy is available in its cells। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है वो तभी पॉसिबल है जब तक उनको एक कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई क्या मिलती रहे। ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस लाइक मूवमेंट, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, thermoregulation, active transport, etc. depend upon the availability of energy. Processes like movement सब किस पे डिपेंड करते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी कितनी अवेलेबल है उस पे। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज एंड स्टोर एनर्जी एट सेलुलर लेवल इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। कह रहा बच्चों, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं सेलुलर लेवल पर, यानी सेल के लेवल पर जो एनर्जी को यूज करते हैं और स्टोर करते हैं। वो कौन सी फॉर्म में स्टोर और यूज करते हैं? वो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ATP is commonly called the energy currency of cell because it is an energy rich compound that can store and release energy and can be used much like money। बच्चों कह रहा है कि ATP को कॉमनली हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि ये एक एनर्जी रिच कंपाउंड है जिसको हम स्टोर कर सकते हैं एंड जो कि स्टोर कर सकता है और रिलीज कर सकता है एनर्जी एंड कैन बी यूज्ड लाइक मनी। When organic molecules, glucose, amino acids, etc., are broken down into cell, energy is released that can be captured and stored in ATP molecules। कह रहा बच्चों, जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जब ब्रेक डाउन होते हैं सेल के अंदर तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं और उस एनर्जी को हम कैप्चर और स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। द एनर्जी रिमेन्स स्टोर्ड ATP molecule is hydrolyzed और कहता है जब सेल को एनर्जी चाहिए होती है तो वो क्या करता है कि एटीपी मॉलिक्यूल की क्या करता है हाइड्रोलाइसिस करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू रिलीज एनर्जी और क्या करता है एनर्जी क्या कर देता है रिलीज कर देता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमारे पास है एटीपी एडीपी साइकिल। ATP stand for adenosine triphosphate, ADP stand for adenosine diphosphate। इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर एडिनोसिन के साथ 3 फास्फेट ग्रुप अटैच हो तो वो एटीपी बनता है, जब 2 फास्फेट ग्रुप अटैच हो तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी बनता है। तो कह रहा है एटीपी कैन बी कन्वर्टेड टू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फास्फेट बाय हाइड्रोलाइसिस। कह रहा है बच्चों, एटीपी को हम एडीपी में प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाइड्रोलाइसिस। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होती है। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। सो ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। कि किसी भी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करें इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो या बाय रिएक्टिंग विद वाटर, उसको हम कहेंगे ये इसकी हाइड्रोलाइसिस है। तो कह रहा है एटीपी को हम एडीपी में और इनऑर्गेनिक फास्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस। ये देखिए आप नीचे आपको नजर आ रहा होगा फिगर 7.7 एटीपी टू एडीपी साइकिल। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल था, जब हम उसमें वाटर ऐड किया H2O, ठीक है, अब क्या होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा एडीपी में। यानी देखिए पहले 3 फास्फेट थे ना इसके पास एटीपी में, एक फास्फेट क्या हो गया टूट गया, सेपरेट हो गया, तो पीछे हमारे पास बच गया एडीपी यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। प्लस जो फास्फेट टूट गया लहदा वो इनऑर्गेनिक फास्फेट यानी पीआई के फॉर्म में एक रिलीज हो गया। ठीक है, अब कह रहा है द थर्ड फास्फेट ग्रुप सेपरेट फ्रॉम एटीपी एंड रिमेन इन द सेल इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। कह रहा है बच्चों, जो तीसरा फास्फेट ग्रुप है वो एटीपी से सेपरेट हो जाएगा और सेल में रहेगा इनऑर्गेनिक फॉर्म में। एडीपी एंड फास्फेट
कैन बी कन्वर्टेड बैक टू एटीपी बाय कंडेंसेशन। अब कह रहा है ये जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये दोनों दोबारा एटीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एटीपी टू स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इज बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर। कह रहा बच्चों जो एटीपी की एबिलिटी है कि ये एनर्जी को स्टोर कर सकता है और रिलीज कर सकता है ये इसकी यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से है। ठीक है। अब आप ये देखें एटीपी प्लस H2O गिव्स अस, जब इनकी हाइड्रोलाइसिस की एटीपी की तो हमारे पास बन गया एडीपी प्लस पीआई इनऑर्गेनिक फास्फेट। ठीक है। जब ये दोनों कंबाइन हुए इन्होंने कंडेंसेशन रिएक्शन किया दोबारा क्या बना दिया एटीपी। ठीक है। एडीपी प्लस पीआई प्लस एडीपी और फास्फेट मिले तो इन्होंने क्या बना दिया एटीपी। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों अच्छा यहाँ पे ऊपर आया था कि एडीपी एंड फास्फेट कैन बी कन्वर्टेड टू एटीपी बाय कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन हमने हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन एक पढ़ा था टर्म। ये हाइड्रोलाइसिस तो है ना ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। कंडेंसेशन जो है ना ये है जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, नहीं बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ओके। उसमें हमने देखे हाइड्रोलाइसिस में वाटर क्या किया था ऐड किया था। कंडेंसेशन रिएक्शन क्या था कि दो मॉलिक्यूल्स को हमने जॉइन करना है बाय रिमूवल ऑफ वाटर। जब एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करते हैं यानी एक का जो भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइन हो एक का OH और एक का H ग्रुप आपस में कंबाइन हो जाए और रिलीज हो जाए इन द फॉर्म ऑफ वाटर और बीच में उनके बॉन्ड बन जाए इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। तो जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल बाय रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यानी ये अपोजिट है हाइड्रोलाइसिस का। तो एडीपी और पी जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है ये दोनों कंडेंसेशन रिएक्शन से दोबारा एटीपी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल के जो एटीपी मॉलिक्यूल है इसका स्ट्रक्चर क्या है। एटीपी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। कह रहे हैं एटीपी मॉलिक्यूल के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक होती है एडिनिन होता है डबल रिंग नाइट्रोजन बेस होती है। राइबोस 5 कार्बन शुगर 3 फास्फेट ग्रुप्स PO4 लिंक्ड इन अ चेन कॉल्ड ट्राइफॉस्फेट ग्रुप और तीन फास्फेट ग्रुप्स लिंक हुए थे एक चेन में जिसको हम ट्राइफॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। ठीक है। एडिनिन नाइट्रोजन बेस बाइंड्स टू राइबोस शुगर एंड बिकम एडिनोसिन। कह रहा है एडिनिन जो बेस है जब वो राइबोस के साथ बाइंड होती है तो क्या बना लेती है एडिनोसिन। ठीक है। एडिनिन प्लस राइबोस शुगर इज इक्वल टू एडिनोसिन। फर्स्ट ग्रुप बाइंड्स विद एडिनोसिन टू फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जो एडिनिन है ये बाइंड करेगी तो एडिनोसिन बना लेंगे ये दोनों मिलके। फिर एक फास्फेट ग्रुप अटैच होगा जब एडिनोसिन के साथ तो वो बना लेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो मींस वन, फास्फेट मीन एक फास्फेट ग्रुप। ठीक है। AMP जिसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनेगा। सेकंड फास्फेट ग्रुप बाइंड विद AMP टू फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ADP। थर्ड फास्फेट ग्रुप बाइंड विद AMP टू फॉर्म adenosine triphosphate ATP. Thus, all three phosphate groups are serially bonded in a linear chain with adenosine to form ATP. ये आप देखें साइड पे अगर आपको नजर आ रहा हो फिगर 7.8 में स्ट्रक्चर ऑफ ATP हाई एनर्जी बॉन्ड्स इंडिकेटेड बाय वेवी लाइंस। ओके। एटीपी का स्ट्रक्चर बता रहा है। ये देखिए तीन कंपोनेंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। सबसे सेंटर में आपको राइबोस नजर आ रहा है। ये एक 5 कार्बन शुगर है। राइबोस के एक तरफ लगी हुई है नाइट्रोजन बेस एडिनिन। ठीक है। जब राइबोस और एडिनिन कंबाइन हो जाए इनको हम कहते हैं एडिनोसिन। अब एडिनोसिन के साथ जब पहला एक फास्फेट लगा हो ठीक है तो हम इसको कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब दो अटैच हो जाएंगे हम कहेंगे इसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और जब तीन अटैच हो जाएंगे हम इसको कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। अब तीन फास्फेट ग्रुप्स के बीच में अगर आप देखें तो जो बॉन्ड्स हैं उनको उसने रिप्रेजेंट किया ऐसे वेवी लाइन से। उसने देखिए साथ में नीचे भी लिखा हुआ है फिगर हाई एनर्जी बॉन्ड्स इंडिकेटेड बाय वेवी लाइंस के जो हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं उसको इंडिकेट किया गया वेवी लाइंस। जो ये फास्फेट ग्रुप्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं ना ये बच्चों हाई एनर्जी बॉन्ड्स होते हैं। तो हम कहते हैं ना कि एटीपी से हमें एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है जब एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट होता है तो एक फास्फेट सेपरेट हो जाता है यानी जो दो फास्फेट के बीच में एक बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है तो उसमें जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज होती है तो वो हमें मिलती है। ठीक है। तो thus all three phosphate groups are serially bonded in with the adenosine to form ATP. नेक्स्ट हमारे पास बच्चों हाई एनर्जी बॉन्ड्स। The covalent bonds between phosphate groups are called high energy or energy rich bonds. कह रहा है बच्चों जो
दो फास्फेट ग्रुप्स के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं उनको हम हाई एनर्जी या एनर्जी रिच बॉन्ड्स कहते हैं। द टू बॉन्ड्स लिंकिंग द फास्फेट ग्रुप टुगेदर आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक साइन ऑफ वेवी लाइंस। कह रहे हैं ये जो दो बॉन्ड दो फास्फेट ग्रुप्स को आपस में लिंक कर रहे होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक साइन ऑफ वेवी लाइन। द एनर्जी स्टोर्ड इन these bonds may be used by cell to carry out these their function। कह रहा है इन बॉन्ड्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो सेल यूज कर सकते हैं अपने फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।